वेलकम स्टूडेंट, मैं विकास जटिया। आज मैं कक्षा 8वीं अध्याय 1 का प्रस्तावना सिखाऊंगा। आज हम अध्याय 1 में प्रस्तावना पर रैखिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। आने वाली क्लास में हम द्विघात समीकरण को भी पढ़ेंगे, या आगे वाले चैप्टर में हम द्विघात समीकरण को भी पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर में रैखिक समीकरण के बारे में बता रखा है कि रैखिक समीकरण मतलब रैखिक समीकरण में कोई x का मान इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है तो वह कौन सी संख्या है। वैसे मैंने आपके सामने 5 समीकरण लिखी है। इन पांचों समीकरण में x की अलग अलग वैल्यू है। पहली समीकरण में हम पता लगाएंगे कि x की क्या वैल्यू है जो इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगी। तो आप कहेंगे सर कि यहाँ पर 13 है और यहाँ पर x प्लस का 2 है, तो यहाँ पर x की जगह अपन 11 रख देंगे और 11 और 2 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। आपका कहना ये भी सही है, लेकिन हम इस समीकरण को ऐसे हल नहीं करेंगे। अगर हमें किसी भी समीकरण को सेटिस्फाई करना है कि ये x के किस मान के लिए सत्य है, तो हमें इस समीकरण को थोड़ा हल करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। जैसे मैंने एक बार और ये समीकरण लिखी है, x प्लस का 2 इक्वल टू 13। यहां से हम x का मान याद करेंगे। x का मान याद करना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि x के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, x ऊपर होना चाहिए और x प्लस का होना चाहिए। तो x पहले से ही ऊपर है, x के साथ में कुछ संख्या है तो इसको हटाना पड़ेगा, और x प्लस का है, प्लस का 2 इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो 13 में से 2 गया तो 11। हमारे पास x की वैल्यू 11 है। इसका मतलब ये है कि इस समीकरण को 11 सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हम यह देखेंगे कि इस समीकरण को जो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है 11, वह कौन सी संख्या है। तो मैंने आपको जब वास्तविक संख्या के बारे में पहला वीडियो अपलोड करा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक इन्फिनिटी की ओर चलती है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो 11 है, ये 11 प्राकृत संख्या का एक भाग है। तो इस समीकरण को x इक्वल टू 11 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यह कौन सी संख्या है, तो यह प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। अब अगले समीकरण में बात करेंगे, x प्लस 5 इक्वल टू 5। अब यहां पर इस समीकरण को हम x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि यह समीकरण सेटिस्फाई हो जाए। तो आप कहेंगे कि सर 5 रख दीजिए, तो 5 रखने पर नहीं होगा, आप बोलेंगे -5 रख दीजिए। तो मैंने अभी भी आपको बोला है कि आप लोगों को ऐसे हल नहीं करना है। अगर किसी भी समीकरण को अगर कोई वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो हमें उस समीकरण में से x की वैल्यू फाइंड करना रहेगी। अगर आप इस टाइप से हल करोगे तो आने वाली जो समीकरण रहेगी वह थोड़ी सी हार्ड रहेगी, तो उस कारण से आप x की वैल्यू पता नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस का 5 इक्वल टू 5। हमें x की वैल्यू याद करनी है, प्लस का 5 इधर गया तो माइनस का 5, x कितना हो गया, 0। मतलब इस समीकरण को सेटिस्फाई करने के लिए हमें x की जगह क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा। 0 लेंगे तो यहाँ पर हम x की जगह 0 रखेंगे तो यह दोनों इस समीकरण के जो दोनों भाग है LHS और RHS, वह दोनों इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि 0 में 5 जोड़ा तो 5 इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू जो 0 है इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है। हमने x की वैल्यू इस समीकरण 2 में रखने के बाद LHS और RHS को हम बराबर लेकर आ गए। समीकरण 1 में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हमने जब समीकरण 1 में x की वैल्यू याद करी थी तो x का मान कितना आया था, 11 आया था। तो
तो हमें x की जगह क्या रखना है, 11 रखना है, ठीक है। और 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 बराबर 13। तो हमने जो x की वैल्यू याद करी थी पहली समीकरण में, तो वह इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रही थी, पहली समीकरण को सेटिस्फाई कर रही थी। और हमने दूसरे समीकरण में भी x की वैल्यू याद करी, तो जो भी वैल्यू है उस समीकरण को सेटिस्फाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर फर्क क्या है, हमारे पास जो समीकरण 1 में x की जो वैल्यू आई थी वह 11, वह एक प्राकृत संख्या थी। लेकिन अब हम देखेंगे कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 को जब हमने हल करा तो x की वैल्यू जो आई है वह 0 आई है। और 0 जो है वह प्राकृत संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। होल नंबर, यह नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगली समीकरण हम हल करेंगे, समीकरण 3 x प्लस का 18 बराबर 5। अब इस समीकरण में x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रखे कि यह समीकरण सेटिस्फाई हो जाए, मतलब इसका सत्यापन हो जाए, LHS बराबर RHS हो जाए। तो हम समीकरण को फिर से लिखेंगे रफ कार्य में, x प्लस का 80 इक्वल टू 5। यहां पर हमें x की वैल्यू याद करना पड़ेगी, तो 18 प्लस का है इक्वल टू के अदर साइड जाएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। यहां पर हम इसको हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस, और 18 में से 5 गया तो 30, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 30। अब देखेंगे हम देखेंगे कि x की जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है वह समीकरण 3 को सेटिस्फाई करती है या नहीं, मतलब LHS बराबर RHS हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। तो हम x की जगह वह वैल्यू रखेंगे जो अभी हमने रफ कार्य में याद करी है। x की जगह हमने माइनस का 13 रखा और प्लस का 18 एज इट इज, और इक्वल टू में 5। माइनस प्लस माइनस 18 में से 13 जाएंगे तो 5, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 5, और ये 5 इक्वल टू 5 आ गया है। इसका मतलब ये है कि हमने जो समीकरण 3 से जो x की वैल्यू याद करी है वह इस समीकरण को सेटिस्फाई करती है। लेकिन इसमें भी कुछ फर्क है, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 11 आई थी, यहाँ पर x की वैल्यू 0 आई थी। यहाँ पर जो x की वैल्यू 11 थी वह प्राकृत संख्या थी, यहाँ पर जो x की वैल्यू 0 थी वह एक पूर्ण संख्या थी। यहाँ पर x की वैल्यू जो माइनस का 30 आई है यह एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। हमने तीनों समीकरण के x की वैल्यू याद करी, लेकिन x की वैल्यू याद करने पर हमें यहां पता चला कि तीनों x की वैल्यू में एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या है और एक पूर्णांक संख्या है। तो हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि किसी भी समीकरण को हल करने पर हम या तो टोटल प्राकृत संख्या नहीं ले सकते, या पूर्ण संख्या नहीं ले सकते, या पूर्णांक संख्या नहीं ले सकते। हमें अगर काम करना है, अगर किसी समीकरण को हल करना है तो हम प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या तीनों को ही हम लेंगे। यहाँ तो 3 संख्याओं की बात हुई है। अब मैं आपको एक और संख्या के बारे में बताता हूं। अब उसके लिए मुझे समीकरण 4 को हल करना पड़ेगा। 2x इक्वल टू 3, देखिए यहाँ पर लिखा है 2x इक्वल टू 3। इसका मतलब यहाँ पर x की जगह ऐसा कौन सा मान रखे कि इस समीकरण को सेटिस्फाई कर दे या LHS बराबर RHS आ जाए। हमें नहीं पता है कि x की वैल्यू क्या है, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि समीकरण को पुनः आप रफ कार्य में लिखिए। 2x बराबर 3, x की वैल्यू याद करनी है यहाँ से। अब x की वैल्यू याद करने के लिए मैंने आपको 3 रूल बताए हैं कि x के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, x ऊपर होना चाहिए और x प्लस का होना चाहिए। तो यहाँ पर x ऊपर है और प्लस का भी है। 2 शर्त इसमें लागू हो चुकी है, तीसरी शर्त लागू नहीं हो रही कि x के साथ में कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 और x का जो संबंध है वह गुणे का है, और गुणे में जो भी संख्या रहती है
वह इक्वल टू पर जाती है तो वह डिवाइड में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर रहेगा x इक्वल टू 3/2। यहाँ पर हमारा आंसर x इक्वल टू 3/2 आया है। अब हम कह सकते हैं कि यह x की वैल्यू इस समीकरण को सेटिस्फाई करती है या LHS बराबर RHS हो सकता है। तो हम यह मान पुनः यहाँ पर रख के देखते हैं कि यह सत्य है या नहीं। तो यहाँ पर मैंने x की जगह हमने जो मान निकाला है x का 3/2 वह रखा इक्वल टू में 3। 2 से 2 कट गया, 3 इक्वल टू। मैंने टोटल समीकरण 4 समीकरण को मैंने यहाँ पर हल करा है और इन चारों समीकरण में यह अंतर है, मतलब चारों समीकरण हल हो तो सकती है लेकिन इन चारों समीकरण में एक छोटा सा डिफरेंस या कह सकते ये डिफरेंस है कि यहाँ पर x की वैल्यू जो आ रही है तो कभी वो प्राकृत संख्या है, कभी वह पूर्ण संख्या है, कभी वह पूर्णांक संख्या है, कभी वह इसको हम बोलेंगे 3/2 को परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। 3/2 जो भी संख्या बटे में रहेगी 3/2, 1/2, माइनस का 3/2, प्लस का 1000/4, जितनी भी ये संख्या रहेगी वह सभी परिमेय संख्या रहेगी। आपको मैं एक बात और यहाँ पर बताता हूँ कि परिमेय संख्या प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि इन चारों समीकरण को हल करने के लिए हमें एक परिमेय संख्या की आवश्यकता होती है जो बटे में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। यह कक्षा 8वीं के लेसन 1 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको समझाया है। मुझे इसके बारे में और जानकारी देनी है तो कल मैं एक और वीडियो इंट्रोडक्शन की मैं आपके सामने लाऊंगा। कक्षा 8वीं लेसन 1।